पहला प्रश्न आपके पास आ चुका है, जो कि एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो निश्चित तौर पर हर बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत कहा गया, एक नंबर दिया गया है 888 है एंड 99 है। हिंदी में पढ़ो तो पूर्ववर्ती और परवर्ती, अंग्रेजी में अगर पढ़ा जाए प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। मतलब अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है तो उसका एक सक्सीजर होता है +1 और एक प्रीडिसीसर होता है -1। मतलब किसी भी संख्या के बाद को हम परवर्ती कहते हैं और पहले को पूर्ववर्ती कहते हैं। अगर आप इसमें से एक घटा दें तो इस 9 की जगह पर 8 हो जाएगा, इस 9 की जगह पर क्या हो जाएगा, बाकी सब तो एज इट इज, बाकी यह 1 हो जाएगा। अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह 9 आपका 0 हो जाएगा, यह क्योंकि 9 1 10 और इसका भी एक कैरी जुड़ करके यह 0 हो जाएगा, यह आपका 9 हो जाएगा। तो ये दो संख्याएं हमको प्राप्त होगी पूर्ववर्ती के तौर पर 88898, 88898 और 88900, जो आपको बी ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड द आंसर इज इन ऑप्शन बी। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल रख रहा है। पूर्ववर्ती मतलब पहले और अनुवर्ती या एक तरह से कह सकते हैं परवर्ती, वह जो आपको एक बाद मिलता है, दोनों की चीजें आपकी दर्शाई गई हैं। कमेंट में आपने उत्तर दे दिया है, दैट इज इन ऑप्शन बी, और बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आशा करता हूं बी ऑप्शन आपने लॉक कर दिया है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? थोड़ा अभाज्य के बारे में जान लीजिए, हालांकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को। प्राइम की जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन अबाउट द प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? वह संख्या जिसका डिवीजर मतलब जो कटती है, कैंसिल होती है, टर्मिनेट होती है किससे? इटसेल्फ, जो स्वयं से कटती है, और बाई 1 मतलब बाई इटसेल्फ एंड बाई 1, यह कैंसिल होती है, टर्मिनेट होती है। मतलब जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती है, वही संख्या अभाज्य होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वही अभाज्य है, केवल 2 गुणनखंड। जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूं तो 2 है सबसे पहले, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये सभी संख्या ऐसे लिखते चले जाइए, सबकी सब प्राइम है। इन सब के केवल 2 गुणनखंड है, इन सब के केवल 2 गुणनखंड है। कंफ्यूजन एक को लेकर रहता है कि सर एक क्यों नहीं है, क्योंकि एक का केवल एक गुणनखंड होता है, इसलिए एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अब अगर इनमें मुझे अनुमान लगाना है, हालांकि अगर हमें अभाज्य की पहचान करना होता है, हम किसी संख्या को लेते हैं, उसको पूर्णवर्ग, उसके आसपास के पूर्णवर्ग को सोचते हैं और उसका वर्गमूल निकाल करके उसके पहले के जितने फैक्टर्स होते हैं उनसे हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि वह संख्या अभाज्य है, मतलब कट रही कि नहीं कट रही है। अगर वह किसी से भी कट जाती है तो वह अभाज्य होती है, नहीं तो वह संख्या भाज्य हो जाती है। हालांकि अगर आप इन नंबर्स को चेक करिए तो आपने कुछ भाज्यताएं भी पढ़ी है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 1 3 है, तो 3 है, 3 अगर जुड़ करके अंकों का योग 3 हो जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। जब वह 3 से अनदर संख्या से कट रही है यह तो अभाज्य नहीं हो सकती है। इसको भी मैंने देखा 4 4 8 7 15, यह भी 3 से कट रही है, 6 3 9 3 12, यह भी 3 से कट रही है। तो निश्चित तौर पर जब तीनों ऑप्शन हमारा काम नहीं कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन बच रहा है 373, तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, दैट विल बी द प्राइम नंबर। बाकी जो एबीसी ऑप्शन दिए हुए थे वे सब के सब 3 से कटने वाली संख्याएं थी, तो किसी भी हालत में वो अभाज्य नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का हल आपका डी ऑप्शन है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो डी ऑप्शन लगाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे साथ आप बढ़ चलिए। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तो प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कहा गया है, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई होप सबको दिख रहा होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की परिमित संख्या होती है। व्हाट अबाउट द प्राइम परिमेय मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी एक रियल नंबर लाइन की बात करें, रियल नंबर लाइन दैट कंटेन ईच टाइप्स ऑफ द नंबर, वो सारे के सारे नंबर होल्ड करता है। तो अगर हम परिमेय को नोटिस करें, सो वी हैव टू रिटन लाइक अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, मतलब जो p बटा q के रूप में लिखा जाए। वेयर बस एक डेफिनेशन आपको क्लियर करनी होगी, एक कंडीशन, p नेवर बी इक्वल टू 0, p कभी सॉरी q मींस डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को उठा ले, मतलब आप जो ऐसे डायरेक्ट दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही हैं, जैसे अगर 1 और 2 के बीच की भी संख्याओं की बात करिए तो उनके बीच भी आपको बहुत सारी परिमेय संख्या नजर आएंगी। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को उठाइए और उनके बीच अगर परिमेय को, आपको याद होगा कक्षा 7 8 में
6, 7, 8 में आपके यहाँ एक प्रश्न आता होगा कि दो परिमेय संख्याएं दी जाती थी, 5 और 3, 2 और 3, 1/2, 1/5, कहा जाता था इनके बीच 3 परिमेय संख्या निकालो, कभी 10 परिमेय संख्या निकालो। मतलब हमेशा दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर इसने लिखा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की परिमित, परिमित मतलब काउंटेबल नंबर्स होते हैं, तो गलत बात कह रहा है। मतलब काउंटेबल नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है, निश्चित तौर पर सही कह रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर यू कैन गेट इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं की संख्या परिमित, ये भी गलत बात कह रहा है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं की संख्या परिमिति मतलब फिक्स होती है। अब अगर ऑप्शन की बात करें, सही की बात करें, तो केवल दूसरा सही है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट सॉल्यूशन। यहां पर इस प्रश्न का सही हल बी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूं बी ऑप्शन आप लोगों ने सही बताया होगा। एंड सेकंड ऑप्शन, क्योंकि देखो दो परिमेय के बीच भी अनंत परिमेय भी होंगी तो अनंत अपरिमेय भी होंगी। मतलब अगर हम परिमेय की बात करें तो वह अनकाउंटेबल अनंत होंगी और अपरिमेय भी अनकाउंटेबल होंगी, तो इसलिए पहला और अंतिम ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो हमारा बीच का ऑप्शन सेकंड ऑप्शन था, जिसने सही डिफिनीशन सही स्टेटमेंट दिया था, हमने उसको करेक्ट मान लिया और यही इस प्रश्न का हल हो गया है। आगे बढ़ता हूं। देखिए कुछ डिफिनीशंस हैं नंबर्स को लेकर के, तो प्लीज इस पीडीएफ को भी अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास कुछ नंबर्स को लेकर के कैटेगराइज बातें कही गई हैं। सबसे पहले लिखा गया धन पूर्णांक, दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, कुछ बातें दिमाग में रख लीजिएगा। इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है या तो जेड से डिनोट किया जाता है। अगर प्लस है तो प्लस लगा दिया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी जो कि काउंटेबल होती है, जैसे एक लाइन अगर हम कलेक्शन की बात करें, इस कलेक्शन में जीरो के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी सबकी सब पॉजिटिव इंटीजर होंगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कि जीरो से प्रारंभ होती है, सभी काउंटिंग पॉजिटिव इंटीजर आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहलाती है। अब अगर हम जीरो के पहले की संख्याओं की बात करें तो नेगेटिव जितने भी होते हैं -1, -2, -3, ये सब भी पूर्णांक ही होते हैं, सब नेगेटिव इंटीजर कहे जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर आप आई के ऊपर माइनस लगा दीजिए, दे आर कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का जैसे देखिए इसका कलेक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, -1, -2, 3। अभी आप ऐसे सेट को सोचिए, ये है पूरा का पूरा पूर्णांक। हम धन और ऋण और जीरो को एक साथ मर्ज कर दे, जैसे देखिए मैंने बनाया है, यही पूरा का पूरा आपका इंटीजर अर्थात पूर्णांक कहलाता है, जिसे मैंने बताया कि या तो आई से डिनोट करेंगे या तो जेड से डिनोट करेंगे। यह एक प्रकार का समुच्चय होता है, सेट होता है जो सबको होल्ड करता है। 1, 2, 3, इधर देखिए -1, -2, ये आपका कलेक्शन पूर्णांक कहलाता है। सम संख्या, जो संख्याएं दो से कटती हैं, जो संख्याएं दो से कटती हैं वो आपकी सम संख्या कहलाती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए किसी संख्या के एंड में आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, इवन नंबर कह दीजिए। किसी संख्या के अंत में जो 2 से विभाजित नहीं होती, किसी संख्या के एंड में आपको 1 दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, 7 दिखे, 9 दिखे, वो सब की सब विषम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्या क्या हो गई, विषम संख्या क्या हो गई, ये आप बातें दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे भी कुछ यहाँ पे डिफिनीशन है, जैसे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब ऐसे नंबर्स की बात जो कि आप अंग्रेजी में अगर कहें तो कंपोजाइट नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड द कंपोजाइट नंबर। मतलब ऐसी संख्या दैट हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर, मतलब इनके पास कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। आप दिमाग में रखिएगा, जैसे एक गुणनखंड किसी संख्या की बात करो तो उसके 2 गुणनखंड फिक्स होते हैं, वह स्वयं और एक। जैसे हम मान लो 5 हैं तो मेरे 2 गुणनखंड फिक्स हैं, कौन कौन? मैं खुद और एक। अब अगर हमारे इन दोनों के अलावा कोई अनदर फैक्टर भी किसी संख्या के पास हो जाए तो वह कंपोजाइट नंबर कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 है, 4 को 4 काटेगा और 1 काटेगा, इसके अलावा 2 भी काटेगा। 6 है, 1 कैंसिल कर सकता है, 6 कर सकता है, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा। इसके कम से कम 3 गुणनखंड हो और बाकी 3 से चाहे जितने ज्यादा फैक्टर्स हो, दे ऑल विल कॉल द कंपोजाइट नंबर। सबको सब हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ डिफिनीशंस और दी गई हैं, पढ़िए आप लोग। यहां पर अभाज्य मैंने अपनी डिफिनीशन की बात की थी, ऐसी संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, अंग्रेजी में इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओनली 2 फैक्टर जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो आपकी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिसकी शुरुआत किससे होती है? 2 से होती है। याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल बात है।
जिसकी शुरुआत 2 से होती है। 2 एक सम संख्या है और 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, इवन नंबर है, जो कि अभाज्य होती है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। मतलब इसकी डिफिनीशन अगर पढ़ना है तो हम कहते हैं कि जिसको केवल वह संख्या खुद डिवाइड कर सके और एक डिवाइड कर सके वही अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी संख्या अभाज्य नहीं होती है। मतलब 2 से कटेगा और खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, वही अभाज्य है। मतलब जैसे 2 की बात करो, 3 देखो, 5 देखो, 7 देखो, 11 देखो, दे ऑल विल कॉल द प्राइम नंबर। इन सबको आप प्राइम कहते हैं। सहअभाज्य ऐसी 2 संख्याओं की बात किया जाता है जो अपने सरलतम रूप में होते हैं, अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, जैसे देखिए आपको कभी भिन्न लिखकर दिखाया जाता है 15/20, क्या यह अपने सरलतम रूप में है? नहीं, क्योंकि एक कॉमन नंबर इन दोनों को कैंसिल कर सकता है। ऐसी 2 संख्याएं जो लिखी हो जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, मतलब एचसीएफ 1 हो, वह केवल और केवल ऐसी संख्या हो जो कि, मतलब ऐसे ध्यान से देखिएगा, जो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, अर्थात उनका एचसीएफ 1 हो, उनको कोई कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड ना कर सके। दे ऑल विल कॉल द को प्राइम नंबर। इनको आप अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आप कोई भी नंबर उठा लो, 2 5 है, 3 7 है, 5 7 है, 8 11 है। अब आप देखिए क्या कोई कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं। यहीं पर मैं लिख देता 10 और 8, 10 और 7, 10 और 15। अब ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक कॉमन संख्या दोनों को डिवाइड करेगी, इसलिए इसको को प्राइम नहीं कहेंगे। तो को प्राइम की यह आपकी कंडीशन हो जाती है। परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया कि अंग्रेजी में इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? कैपिटल क्यू से। मैंने कहा कि संख्या चाहे जो भी हो, अगर हम उसे p/q मींस फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सके, फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब उसका न्यूमरेटर हो, उसका डिनोमिनेटर हो, अगर इस रूप में हम किसी संख्या को लिख सकते हैं, जहां पर एक बात ध्यान देना होता है कि जो ऊपर का मान में भी 0 हो सकता है, लेकिन नीचे का मान कभी भी 0 ना होने पाए। डिनोमिनेटर कभी 0 अगर हो गया, दैट नंबर विल बी अनडिफाइंड, वह अपरिभाषित हो जाती है। आप किसी भी संख्या को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो ऐसे सिंपली लिखा हो 2, वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इट कैन बी रिटन 2/1। पाई के लिए भी इसका एक स्पेशल टर्म होता है। पाई का जो मान 22/7 है वो भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो अभी एक आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। 1.5 लिखा है तो इसको भी हम 15/10 लिख सकते हैं, काट सकते हैं, तो यह भी आपकी एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो किसी भी नंबर को जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, दे ऑल विल कॉल अ प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। आप उन्हें जैसे कुछ भी ऐसे लिख करके आप दिखा दीजिए, द एवरी नंबर कैन बी नोन एज द रैशनल नंबर, परिमेय संख्या इनको कहा जाता है। अपरिमेय संख्या अब हम ऐसे डिफाइन करें, डिफिनीशन में कह दे कि जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये थोड़ा कहना बड़ा खराब लगता है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये वह संख्याएं होती हैं जो कि ना तो टर्मिनेट हो सकती हैं अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखी जाए, ना ही रिकरिंग हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन आप सोचिए तो कोई फ्रैक्शन अपरिमेय नहीं हो सकता है। यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती हैं। नॉन परफेक्ट समझते हैं आप लोग? 1 छोड़ दीजिए, 2 को ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं, 4 को नहीं ले सकते क्योंकि वह 2 का वर्ग होता है, 5 को ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं, 9 को नहीं ले सकते क्योंकि वह 3 का वर्ग होता है। इनमें से किसी भी संख्या को रूट के फॉर्म में लिख दीजिए, रूट के फॉर्म में, तो यह सब की सब क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर कहलाएंगी, इरैशनल नंबर कहलाएंगी। पाई भी इरेशनल ही होता है, सिंबल के तौर पर दिया जाए, मान के तौर पर पाई परिमेय होता है, रैशनल होता है, लेकिन सिंबल के तौर पर पाई इरेशनल होता है। अब सबका जो कंप्लीट कलेक्शन है वो आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। एक संख्या रेखा होती है, दुनिया की सभी संख्याएं जो एग्जिस्ट करती हैं उनको हम लोग यहाँ पर वास्तविक संख्या के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर उनको हम लोग कहते हैं, उसके लिए एक रियल नंबर लाइन का उपयोग किया जाता है। इसी का पार्ट अगर देखा जाए तो ये सब चीजें होती चली जाती है, जो मैंने कई बार क्लासेस में पढ़ाया है, पब्लिकली भी पढ़ाया है। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहे होंगे तो आपने इस डेफिनेशन को मेरे से जरूर पढ़ा होगा। क्लियर है? यस। आगे बढ़ा जाए, आइए प्रश्नों पर बात किया जाए। एक संख्या आपके सामने क्वेश्चन आया, लिखा गया कि 7/8 में कौन कौन बता सकता है? प्लीज टेल मी, प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर इट इज रिटन 7/8 में 7 का स्थानीय मान बताओ। कोई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान हम लोग निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के लिए उस संख्या को लिखने का पैटर्न क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो डेसिमल के बिफोर और डेसिमल के आफ्टर आप लिखना पसंद करते हैं, लिखा ही जाता है। अगर हम डेसिमल के बिफोर लिखते हैं तो वी हैव यूनिट मतलब इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से प्रेजेंट होता है। इधर 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। जब आप इस नंबर को देखोगे तो यह तो एक फ्रैक्शनल फॉर्मेट में दिया गया नंबर है, बट हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं 7 को 8 से भाग करके। 7 को 8 से भाग करके अगर हम दशमलव लगा दें, शून्य बढ़ेगा। 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, 6 बनेगा 0, 8 7 56 होगा, 4 0, 8 5 40, इट इज 0.875, 0.875। अब आप इसको अगर लिख कर दिखाएंगे तो इट इज 0. या 0 देखिए, अब आप इधर रखिएगा, इट इज 0.875। हमसे 7 का स्थानीय मान पूछा गया है। इसकी पोजीशन होती है 10 की पावर -1, इसकी पोजीशन होती है 10 की पावर -2। मुझे अगर इस 7 का स्थानीय मान निकालना है तो हम कहेंगे 7 गुणे 10 की पावर -2, अर्थात 7 गुणे 1/100। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं या डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.10 बढ़ जाएगा, 1 शून्य और बढ़ जाएगा, और यह बढ़ करके 700 मतलब 0.07 हो जाएगा। 0.07 जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज द राइट सोल्यूशन, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। या आप ऐसे भी कह सकते थे, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन 7 की यहां पर है, आपको डेसिमल तक पहुंचना है, एक अंक आप प्रकाश करेंगे डेसिमल पहुंच जाएंगे, सो इट कैन बी रिटन लाइक 7 0 एंड 0.07 इज द राइट सोल्यूशन। यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर इधर पूर्णांक साइड में होता तो वही चीज इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़े मतलब 100, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता। तो आपसे दशमलव की संख्याओं में किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसने हमसे कहा कि हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे डिजिट है, 7 है, 5 है, 8 है, 1 है, 3 है, 4 है, का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको बनानी है। आपको अक्सर इस तरह के प्रश्न जूनियर क्लासेस में दिखते हैं, कक्षा 5 तक की कक्षाओं में। आपको ऐसे अंक दिए जाते हैं और कहा जाता है इनका यूज करके सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बना दो। मुझे अगर सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो मैं बड़े से स्टार्ट करूंगा। लार्जेस्ट नंबर कैसे बनेगा, जो लोग बता सकते हैं प्लीज कमेंट करके उत्तर दे दे। हमें भी अच्छा लगा कि आप लोग कर सकते हैं। हम सबसे बड़ा अगर बनाना चाहते हैं तो टेक द लार्जेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा लेंगे जो कि 8 है। देन आफ्टर उसके बाद वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया। देखिए 8 7 5 4 3 1, 8 7 5 4 3 1, ये आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनाना होता, सबसे छोटा बनाना होता तो आप कैसे बनाते? उधर से शुरू करते, सबसे छोटा शुरू करते, 1 लेते, 3 लेते, 4 लेते, 5 लेते, 7 लेते, 8 लेते, इस तरह से सबसे छोटा बन पाता और उस तरह से सबसे बड़ा बन पाएगा। तो सी ऑप्शन लार्जेस्ट नंबर इस प्रश्न का हल हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए आप लोग लार्जेस्ट इंटीजर से शुरू करिए, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करते चले जाइए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रश्न का हल क्या होगा। क्लियर हो गई बातें? अगला क्वेश्चन देखिए आ गया है। क्वेश्चन पढ़िए और रीड करिए, इसमें क्या कहा है और कैसे हमको इस प्रश्न का हल करना है। क्वेश्चन रीड किया जाए। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं। पहली चीज दिमाग में रखिए, ऑड इंटीजर या ऑड नंबर। आई एम द 2 डिजिट ऑड नंबर। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं एंड ग्रेटर देन 24 इंटू 4। मतलब 24 गुणे 4 क्या होता है बताइए? 24 गुणे 4 भैया 96 होता है। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से बड़ा हूं, तो मतलब 96 से बड़ा हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। तो पहली चीज, ये हो नहीं सकता। अब इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है, बट इन दोनों में कंफ्यूजन भी क्या है बताइए? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसने कहा इससे बड़ा हो, लेकिन इकाई और दहाई, जैसे आप देखिए 97 की बात करें तो यूनिट 7 है, टेंस 9 है। यहां पे अगर इसको सोचो 99, तो 99 मतलब 96 से ग्रेटर भी है और यूनिट और टेंस दोनों सेम है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। तो 99 इज द राइट सोल्यूशन, दैट इज इन ऑप्शन डी, वही आपके इस प्रश्न का हल माना जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो 99 नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन में इस प्रश्न का हल आपको दिया गया है। तो कोई खास वर्किंग नहीं है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। सिंसियरली अगर देख रहे हैं तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार कंफर्म करो सब क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताते जाए, डाउट हो तो प्लीज स्पष्ट करते जाएं, उसी हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते चलेंगे, आपके लिए प्रॉपर करते जाएंगे। यस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न संख्या, देखिए निम्नलिखित में कौन सी भिन्न 7/8 से कम तथा 1/3 से ज्यादा है?
मतलब 7/8 से कम और 1/3 से ज्यादा है, इसको हम कुछ ऐसे प्रेजेंट करें, 1/3 से ज्यादा रहे, 7/8 से कम रहे, मतलब इन्हीं के बीच में कोई नंबर हो, यहीं पर होगा। आपको इसको डिफाइन जब करना होता है ना, तो देखिए कैसे सोचा जाता है। हम लोग इसी तरह से करते हैं जब हमें परिमेय निकालना होता है, दो संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालनी हो। मैं इसको बहुत आराम से आपको समझाता हूं, सुनिएगा बातों को। इसका मतलब क्या होगा पता है, 0.33 होगा, 0.3333 करके जाएगा। 7/8 अभी हम लोगों ने किया था जब हम लोगों को परिमेय निकालना था, 0.875 आया था, सॉरी परिमेय नहीं, जब हमको स्थानीय मान निकालना था आया था ना। नहीं भी है तो 0.8 तो आप जा ही सकते हैं ना, 8×8 = 64 तो 0.8 पहुंच सकते हैं। मतलब यह इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, ऐसा नंबर इनमें से कौन सा दिख रहा है। अब अगर आप लोग सोचोगे जैसे 9/10 दिया है, तो 9/10 का मान क्या होता है पता है, 0.9। ये नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, इसके किनारे चला आया। 3/11 की बात करो, 3/11 देखो क्या है, तो 11 दशमलव बढ़ाओगे 30, 11 दूना 22 होगा, इससे छोटा हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा, बी भी नहीं हो सकता है। 17/24 लीजिए, 17/24 करोगे तो आपको पता है पॉइंट लगाते ही एक शून्य बढ़ेगा। 24 पंचे 100, मतलब अगर सोचिए तो 24 पंचे 120 होता है, 24 6 बार जाएगा, 7 बार अगर ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। 24 चौके 96, 24 चौके 96 और सॉरी अगर हम 7 बार करते हैं, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 16, मतलब अगर हम लोग चाहें तो यहां पर 7 बार भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो ले जा रहे हैं सोचो इसके ऊपर, इस मतलब अगर आप बार ले जाएंगे तो 0.7 समथिंग जा रहा है। क्यों, अगर हम पॉइंट लगाते हैं शून्य बढ़ेगा, 170 हो जाएगा। और 24 सत्ते कितना होता बताओ, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 2 16, मतलब 168 हो रहा है। तो अगर 7 बार हमारा जा रहा है तो इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब यह नंबर अभी तक इसमें एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर बीच में कहीं पर लाई कर रही है। अगर आप इसकी भी बात करो तो ये भी देखिए 26/29 है, नियरर टू 9 पहुंच जा रही है, क्योंकि 290 तो 10 बार होता है, तो नियरर टू 9 हो जा रही है। तो सी ऑप्शन अभी तक के लिए परफेक्ट सिलेक्शन है हमारा, कि 17/24 का मान इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो दिस इज द राइट सोल्यूशन। अगर आप इस तरह से कंपेयर कर लेते थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्लाई करके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 7/8 से कम मतलब इससे छोटा, 1/3 से बड़ा नंबर हमारे लिए ऑप्शन में दिया गया 17/24। सो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। हम 7वें प्रश्न के लिए करेक्ट हल कितना मान ले रहे हैं, सी ऑप्शन 17/24। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने एकदम कंफर्म किया है, राइट सोल्यूशन आपके सामने। यस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला ये हमने अभी जैसे आज ही मेरी एक क्लास हुई थी और मैंने इसको बताया था, केवीएस की शायद क्लास थी, कि हम मिलियन को, जैसे मिलियन को हम संख्या में कैसे प्रेजेंट करें। मिलियन को संख्या में प्रेजेंट करने का सिस्टम आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं ऐसे पहले वर्बल बता देता हूं, फिर इसका हम प्रेजेंटेशन करके आपको दिखा देते हैं। जब हम लोग अपने इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो हमारे लिए इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, ऐसे लिखा जाता है हमारे इंडियन सिस्टम में। अब ये जब इंटरनेशनल में आता है, अंतरराष्ट्रीय में जहां पे मिलियन यूज किया जाता है, तो वहां इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, लेकिन जो हमारा लाख होता है ना, उनका 100,000 होता है, 100,000। और जो हमारा 10 लाख होता है उनका मिलियन होता है, 10 लाख हमारा क्या हो जाता है, उनका मिलियन। तो याद रखिएगा 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख मतलब कितने जीरो, आप समझ गए होंगे। 10 लाख का मतलब जैसे 1 लाख में अगर सोचो तो 6 जीरो होते हैं, 1 लाख में 6 जीरो। अगर आप देखिए तो 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो। मतलब अगर आप 1 मिलियन की बात करो तो 10 की पावर 6 अमाउंट में वैल्यू हो जाती है, मतलब सॉरी 10 की पावर 7 यह अमाउंट में वैल्यू हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। इसको आप थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए, फिर मैं वहां पर करके दिखाता हूं। देखिए हमारा नेशनल प्लेस वैल्यू जो चार्ट है उसमें क्या दिखाया गया, देखो वंस है, एक टेंस है, मतलब इंटीजर साइड में मैं दिखा रहा हूं, 100,000 यहां पे लगता है कामा, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इनका देखो 1, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर जो लाख है दैट इज 100,000। देखो जो हमारा लाख है उनका क्या है 100,000। फिर हमारा जो 10 लाख है ना दैट इज 1 मिलियन, ये हमारा 1 मिलियन है, जो ए इनके किसके बराबर है 10 लाख के बराबर। कितने जीरो है देखिए 3 3 6 6 जीरो हैं, मतलब 3 3 6 जीरो हैं। अब सुनिए यहां पर हम लोग करोड़ की बात करेंगे, जो हमारा करोड़ होगा 10 मिलियन, हमारा 10 करोड़ इनका 100 मिलियन हो जाता है।
अब आप इसके लिए जैसे उत्तर देखना चाहते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा आंसर, ये कितना हो जाता है बताइए, 10 की पावर 6 हो जाता है ना, क्योंकि 10,000 मतलब 4 जीरो, 1,00,000 5 जीरो 6 होता है भाई, 10 की पावर 6 होता है, सही बात है। अब हम लोग इसको प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे सामने जब 1 मिलियन इतना है तो 25 मिलियन क्या हो जाएगा, 25 मिलियन मतलब 25 गुणे 10 की पावर 6 हो जाएगा। फिलहाल ऐसे कहीं लिखा नहीं है, ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि हम इसको देख करके आपको बता दें। सही है, 6 जीरो होता है, मान गया भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब देखो हम लोग इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम इसको 25 मिलियन को हम कैसे दिखाएं। हमने बताया कि जो हमारा लाख होता है वो आपका, सॉरी हमारा जो 10 लाख होता है उनका 1 मिलियन होता है। अब हमारे पास अगर 25 मिलियन हमको किसी ने दे दिया तो 25 के आगे आप 10 से गुणा कर दो। तो 25 के आगे 10 से गुणा कर देने का मतलब आप समझ गए होंगे, तो ये आपका 2 करोड़, जैसे 25 गुणे आप अगर 10 लाख कर देते हो तो 2 करोड़ 50 लाख हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, 25 करोड़ तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1 करोड़ पर हम अभी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। और इसकी बात अगर किया, सॉरी 10 करोड़ पे नहीं पहुंचे हैं, 2 करोड़ 50 लाख, बिल्कुल। अगर आप इसको 25 को 10 की पावर 6 से गुणा कर दीजिए तो देखिए ऐसे हो जाएगा, 25 के आगे 6 जीरो, ऐसे पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2 करोड़ देखो हम प्रेजेंट करते 3 जीरो 2 जीरो, ऐसे 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख इस प्रश्न का उत्तर होगा। 25 लाख होगा नहीं, 2,50,000 होगा नहीं, 25 करोड़ होगा नहीं। तो 2 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा कब, हम जब 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखते हैं। तो यह इसकी वर्किंग हो गई, 2 करोड़ 50 लाख आप समझ लीजिए। मैंने कहा अगर 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होता है तो 25 मिलियन में 25 गुणे 10 की पावर 6, 25 की बाद 6 जीरो, काउंटिंग करिए तो आपको पता चल जाएगा कि 2 करोड़ 50 लाख इसका अमाउंट हो जाता है। क्लियर हो गई बातें? कितने लोग समझ गए एक बार मुझे कंफर्म बता दें, क्योंकि इस पर प्रश्न बन सकता है। आपको याद रहना चाहिए कि मिलियन को हम वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना हमें आइडिया होना चाहिए। अब इसी के आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो मिलियन के बाद जब 100 मिलियन होता है ना, उसके बाद हम 10 बिलियन पर आ जाते हैं, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। हम कामा भी दिखाते हैं तो 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, किसमें, इंटरनेशनल में। इंडियन में पहले 3 अंकों पर 3 का ग्रुप बनता है, फिर 2-2 का ग्रुप बनता चला जाता है। यस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसने कहा है मेरे पास 3 नंबर हैं, 99,090, 90,990, फिर देखो 9,00,99। कह रहा इनके योग में से क्या घटाया जाए कि 2,50,000 प्राप्त हो जाए। बहुत आराम से आप कर सकते हैं, तो इनका जोड़ आपको करना पड़ेगा। 9, 9, 9, 18, 9, 27 के साथ हासिल 2, ठीक है। 9, 2, 11 कैरी 1, 9, 1, 10 कैरी 1, 27, 1, 28, ये इतना हो गया। अब इसमें से 28,0179 में से आप 25 के बाद 4 जीरो है घटा दीजिए, 9 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 30, 30,179 हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया। 30,179 दैट इज एन ऑप्शन सी। मतलब आपको इसका जोड़ करना था, इस जोड़ से उसको घटाना था, क्योंकि इसने बोला था कि इनके योग में से क्या घटाया जाए कि हमको 2,50,000 प्राप्त हो जाए। जब हमने जोड़ा तो हमें मिला है 2,80,179। 2,80,179 में से हमने 250 घटाया तो कंफर्म था कि 30 तो वैसे मिलता, 179 और मिल जाएगा, 2 लाख आपको जो है, सॉरी 30,179 राइट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्लियर हो गई बातें। 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना है, दैट इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप भाज्यता का नियम इसमें सोच सकते हैं, बताएंगे। हमारे पास एक 8 अंकों की संख्या दी गई है, 2 है, 6 है, 7 है, ए है, 3 है, 2 है, 9 है, 8 है। कभी भी किसी नंबर को अगर हमें 11 से डिविजिबल सोचना है, मतलब 11 की भाज्यता सोचनी है, तो हम करते क्या है, उसके अंकों को इकाई के प्लेस से, मतलब यूनिट प्लेस से हम चेक करते हैं। एक एक अंक के अंतराल पे सभी अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब इधर नहीं है, हम इधर इनका एडिशन करें और मान लो हमें ए प्राप्त हुआ, फिर हम दहाई से स्टार्ट करते हैं, कहां से, टेंस प्लेस से। एक एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़ते हैं, जो प्राप्त होता है इसका योग मान लो हम बी कर दे। हम इस समय इसके बाद ए और बी का डिफरेंस सोचते हैं। अगर यह डिफरेंस 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाए, तब तो आपकी पूरी संख्या ही 11 से डिविजिबल हो जाती है। अब जैसे मान लो हमने क्या किया, यूनिट प्लेस से इनको जोड़ा, 8, 2, 10। अब देखो जैसे ए है तो ए को अभी सोचे रहिए, क्योंकि हमें यही यूनिट वैल्यू, यही हमें फिक्स वैल्यू पता करनी है। 8, 2, 10, 10 6 16 हमने लिखा, दैट इज 16 प्लस ए है, इसको ऐसे रखे रहिए। इधर आप टेंस प्लेस से काउंट करिए, 9, 3, 12, 12, 7, 19, 2, 21,
वी हैव टू गिवन 21। अब मुझे ये बताइए, कभी भी याद रखिएगा, जैसे a का मान 16 प्लस a है, b का मान 21 है, इनका अंतर 0 कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। बराबर होने की स्थिति क्या हो सकती है? ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। हम इसकी जगह पर क्या रख दें कि यह 21 के बराबर हो जाए? अगर आप इसकी जगह 5 रख देते हैं तो 16 5 21 होगा और 21 के बराबर होकर दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब निश्चित है कि अगर हम a की जगह पर 5 रख देंगे तो यह 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। और हमारा जो सेकेंड एडिशन है, जो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल टेंस प्लेस हुआ था, उसका जोड़ आपको 21 मिला ही था, उसके बराबर हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। हम मान लेंगे कि 11 से संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। ए की जगह पर आप दिए गए ऑप्शन में से, यहाँ पे ऑप्शन का उपयोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे से आप समझ पाएंगे उतना बढ़िया कर पाएंगे। क्लियर होगी बातें? 10 क्वेश्चन मैंने करा दी, कुछ डिफिनेशंस मैंने बता दी। आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो।